अस्सलाम वालेकुम ऑल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ फिर से एक दफ़ा। हमारा जो मॉक टेस्ट हुआ था उसकी वीडियो का जो थर्ड पार्ट है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इंग्लिश डिस्कस करेंगे और साथ केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो हमने अभी तक फिज़िक्स और मैथ का कवर कर लिया है। फर्स्ट मॉक टेस्ट में जो हम लोगों के हमारे क्वेश्चन आए हुए थे उनकी डिस्कशन हो चुकी है। अब हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा इंग्लिश पोर्शन और केमिस्ट्री पोर्शन। तो स्टार्ट करेंगे हम इंग्लिश पोर्शन के साथ। तो इंग्लिश पोर्शन में होता क्या, पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दे दूं अगर किसी बच्चे को नहीं पता। तो एक पैराग्राफ आता है, जैसे कि मैंने मॉक टेस्ट में एक पैराग्राफ दिया हुआ था। उस पैराग्राफ को आप लोगों ने रीड करना होता है और उस पैराग्राफ में से बाज़ दफ़ा डायरेक्टली, बाज़ दफ़ा इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप लोगों ने उन क्वेश्चंस का आंसर टिक करना होता है। बाज़ दफ़ा उस पैराग्राफ में जो वर्ड्स यूज़ हुए होते हैं, जो वोकैबुलरी यूज़ हुई होती है, उसके सिनोनिम्स पूछ लेता है, बाज़ दफ़ा एंटोनिम्स पूछ लेता है, बाज़ दफ़ा उसका इडियोमैटिक एक्सप्रेशन पूछ लेता है। तो यानी वो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस वो दे सकता है, उसकी मर्ज़ी है एग्ज़ामिनर की, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड दे, वो इनडायरेक्टली सिनोनिम्स, वो 10 के 10 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी दे सकता है, वो उस पे डिपेंड करता है। लेकिन आम तौर पे ऐसे होता है कि 4, 5, 6 क्वेश्चन जो होते हैं, वो पैराग्राफ में से वैसे आए हुए होते हैं और बाकी 3-4 जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सिनोनिम्स या एंटोनिम्स बेस्ड होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना इंग्लिश पोर्शन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61 अब आ जाता है, क्योंकि हम सीरीज में जैसे चल रहे हैं उसमें हमारा इंग्लिश पोर्शन थर्ड पोर्शन है और उसमें अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 61। कहता है व्हाट इज द मेन थ्रस्ट ऑफ द ऑथर। अब वो जो पैराग्राफ था मैं यहाँ पे रीड तो नहीं करूंगा, तो बच्चों ने जिन्होंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया हो उन्हें पता होगा, उन्होंने अगर रीड किया होगा अच्छे से। देखो, रीडिंग करनी कैसा होता है, स्किमिंग करनी होती है। आप लोगों ने मतलब सरसरी तौर पे उसे जल्दी जल्दी एक विजुअल में देखना होता है और आपने उसका आइडिया लेना होता है कि इस पैराग्राफ में असल में बात क्या करना चाह रहे हैं, टॉपिक क्या है। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही ये देते हैं कि व्हाट इज द मेन थ्रस्ट ऑफ द ऑथर। तो जो पहला उसका टॉपिक है, जो उसमें एक पैराग्राफ है जो बात कर रहा है, उसमें असल में बात कर किस चीज के बारे में रहा है। तो उसमें बात कर रहा है कि एजुकेशन ना किसी खास उम्र के लिए नहीं होनी चाहिए, ये हर किसी के लिए होनी चाहिए, हर उम्र के लोगों के लिए होनी चाहिए, हर वक्त अवेलेबल होनी चाहिए। अब अगर ये पूरे उस पैराग्राफ का जो है मतलब मेन आइडिया है, वो उसमें ये डिस्कशन कर रहा है। अब अगर उसके हिसाब से मैं देखूं, क्वेश्चन ए में कहता है कि ट्रेडिशनल सिस्टम्स शुड बी स्ट्रेंथेंड। उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, कहीं पे भी पैराग्राफ में वो नहीं कह रहा। क्वेश्चन ऑप्शन बी में कहता है फॉर्मल एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉन फॉर्मल। उसने ऐसे भी कोई फॉर्मल इनफॉर्मल की बात नहीं की हुई। डी में कह रहा है इट इज इम्पॉसिबल टू मीट द नीड्स ऑफ एवरीवन। ये भी उसने कहीं पे नहीं कहा हुआ। उसने यहाँ पे अभी मैंने जो आपको बेसिक आइडिया बताया है कि वो कहता है हर उम्र के लोगों के लिए हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। कैसे? वन शुड नेवर सीज टू लर्न, यानी कि कोई भी शख्स किसी भी वक्त किसी भी एज में ये ना सोचे कि अच्छा मेरी उम्र 50 साल हो गई, मैं नहीं एजुकेशन हासिल कर सकता। उससे हमेशा तैयार रहना चाहिए, वो हमेशा ही एजुकेशन को परस्यू कर सकता है। और उसके लिए फैसिलिटीज भी ऐसी होनी चाहिए। तो वो यही इस सारी चीज़ों के बारे में वो डिस्कस कर रहा था पैराग्राफ में। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे वो सी आंसर था करेक्ट। अगर आप में से किसी ने सी लगाया हुआ है तो इसका मतलब है कि उससे पैराग्राफ का आइडिया हो गया था कि इसमें असल में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन 62, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ ऑथर। अब कहता है कि उस पैराग्राफ में पर्पस क्या था। पहले मेन आइडिया था, मेन थीम था, ठीक है, मेन थ्रस्ट था। अब पूछ रहा है कि पर्पस क्या है। उस जो मेन आइडिया वो दे रहा है, वो पर्पस क्यों दे रहा है, वैसे क्यों कह रहा है। अब वो कहता है कि उसने एक प्रैक्टिकल अप्रोच दे रहा है एजुकेशन की। कहता है कि वो जो प्रैक्टिकल अप्रोच है इस पैराग्राफ में वो दे रहा है, वो कहता है वो ट्रेडिशनल से डिफरेंट होनी चाहिए। यानी कि जो हम एक कंजर्वेटिव चीज़ें लेके बैठे हुए हैं, जो हम पुरानी चीज़ें लेके बैठे हुए हैं, जैसे कि अक्सर कहा जाता है, पाकिस्तान के हवाले से बात कर लें तो बैकवर्ड एरियाज में गर्ल्स को कहते हैं कि एजुकेशन हासिल करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर हम कोई एज बंदा किसी वजह से छोटी एज में नहीं एजुकेशन हासिल कर सकता, तो वो अगर बड़ा फॉर एग्जाम्पल कुरान पढ़ने चले जाता है। अब मिसाल सबसे कॉमन यही हो सकती है कि अगर किसी बच्चे ने बचपन में कुरान नहीं पढ़ा हुआ, अब वो 22, 23, 24 साल का होता है और वो कुरान की तालीम हासिल करना चाहता है, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि इससे नूरानी कायदा नहीं आता। तो कहता है कि ऐसी चीज़ों को ख़त्म करो, ऐसी चीज़ों के पीछे ना पड़ो, ऐसे ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट ख़त्म करो, उन्हें हमेशा आप लोगों को फैसिलिटेट करो। ये जो है कहते हैं कि जिन एक एजुकेशन जो है सिर्फ एक खास एज में, एक खास ग्रुप के लिए, एक खास जगह पे, एक खास ग्रुप के लिए, ऐसा चक्कर ख़त्म करो। एजुकेशन को हर किसी के लिए अवेलेबल करो,
और ये जो पुराने आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स जो हैं, इन्हें ख़त्म कर दो। तो अब ऑप्शंस देखते हैं क्या कहते हैं। कहते हैं कि टू क्रिटिसाइज़ द प्रेज़ेंट एजुकेशनल सिस्टम, एक लिहाज से वो क्रिटिसाइज़ भी कर रहा है। तो कहीं न कहीं आप लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। लेकिन अब आपने मोस्ट सूटेबल आंसर देखना है। बाज़ दफ़ा हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि 2-3 आंसर बन रहे हैं, लेकिन आपने उसमें से मोस्ट सूटेबल आंसर पिक करना होता है। क्वेश्चन बी में कहता है, ऑप्शन बी में कहता है द स्ट्रेंथन द प्रेजेंट एजुकेशन प्रैक्टिस। वो ऐसे नहीं कहता, उसने ऐसा नहीं कहा। वो कहता है कुछ चेंज करो। वो ये नहीं कहता कि जो मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है इससे ही मजबूत करो। तो ये बी तो खत्म हो गया। सी में कहता है टू सपोर्ट नॉन कन्वेंशनल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी भी कोई भी बात उसने नहीं की। कन्वेंशनल का वर्ड यूज हुआ होगा पैराग्राफ में, उस पर कंफ्यूज नहीं हो जाना कि अच्छा जी कन्वेंशनल यूज हुआ तो कन्वेंशनल वाला ही होगा। डी ऑप्शन में कहता है टू प्रेजेंट अ प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है? ये होता है कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस, यानी कि ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करना जो हो सकता है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं। कुछ चीजें जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं ही नहीं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसा व्यू अपना दे रहा है, जो पैराग्राफ में वो एक मतलब एक प्रैक्टिकल अप्रोच दे रहा है, यानी जो चीजें कर सकते हैं। अब हम कर सकते हैं अगर हम एजुकेशन ईज करना चाहें सबके लिए, हर एज के ग्रुप, हर ग्रुप के एज के लोगों के लिए, तो वो कर सकते हैं, उसमें मसला नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा मोस्ट सूटेबल आंसर बन रहा है वो ए नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर किसी ने ए लगाया हुआ था इनडायरेक्टली देख के, उसने क्रिटिसाइज किया है, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का किया, लेकिन उसका मेन आइडिया, मेन पर्पस ये नहीं है कि क्रिटिसाइज करें। क्वेश्चन नंबर 63 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज द प्रेजेंट एजुकेशन स्ट्रक्चर assumes which of the following। अब कहता है कि जो प्रेजेंट एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो इनमें से कौन सा चीज को एज्यूम करके चल रहा है। ऑल पीपल कैन बी एजुकेटेड एज पर देयर नीड्स। नहीं, ऐसे नहीं चल रहा। अगर ऐसे होता तो एक जो ऑथर है वो क्रिटिसाइज ही ना कर रहा होता चीजों को। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया, कंफर्म ए ऑप्शन आउट ऑफ रेस। बी में कहता है प्रेजेंट एजुकेशनल प्लानिंग इज वेरी मच प्रैक्टिकल। प्रेजेंट नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक आइडिया दे रहा है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो क्या बता रहा हो कि प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम प्लानिंग इज वेरी मच प्रैक्टिकल। जो प्रेजेंट है उसे क्रिटिसाइज कर रहा है हल्का फुल्का, तो इसका मतलब कि इसके फेवर में नहीं है प्रेजेंट एजुकेशनल प्लानिंग के। एजुकेशन इज अ वन टाइम प्रोसेस, कहीं पे लग रहा है, लेकिन अब डी को भी पढ़ के पहले देख लें, उसके हिसाब से फिर आते हैं। सिंपल रीअरेंजमेंट ऑफ द प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम इज मस्ट। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ सकती है। सिंपल रीअरेंजमेंट जो है ये पैराग्राफ में मेरे लाइन बिल्कुल सेम दी हुई है, मैंने रीड किया हुआ है तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सेम लाइन दी हुई है। तो इस वजह से अक्सर बच्चों ने डी की तरफ भी गए हुए होंगे, जबकि डी नहीं है। जो हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है ना, उसमें ये बताया ये जा रहा है कि एजुकेशन सिर्फ वन टाइम प्रोसेस है। जो आजकल की एजुकेशन है, जैसे मैंने अभी बताया है कि 20 साल तक ही आप पढ़ सकते हैं, अगर 22, 25, 26 पे चले जाते तो तब आपने पढ़ना नहीं है, कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि आपका वो टाइम खत्म हो चुका है पढ़ाई का। ये हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, इस तरह का बना हुआ है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एजुकेशन इज अ वन टाइम प्रोसेस। जो हमारा प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है वो इस ये बता रहा है। जो रिकमेंडेशन है ना, ये सिंपल रीअरेंजमेंट ऑफ द प्रेजेंट एजुकेशनल सिस्टम इज बस, ये रिकमेंडेशन कर रहा है। वो ऑथर कह रहा है कि इनकी रीअरेंजमेंट करनी चाहिए। वो अभी उसने क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछ रहा है कि आजकल का जो है स्ट्रक्चर वो कैसा है। तो वो ये है, एजुकेशन इज अ वन टाइम प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट शुड बी द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूचर एजुकेशनल सिस्टम। अब कहता है कि जो फ्यूचर एजुकेशनल सिस्टम हो उसकी खसूसियत होनी क्या चाहिए, उसकी खसूसियत की पैमाइश होनी क्या चाहिए। तो ये सिंपली थर्ड पैराग्राफ में फोर्थ लाइन दी हुई है, आप लोग डायरेक्ट वहां पे देख लें तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसमें से नन ऑफ दीज होगा। पैराग्राफ जिनमें देखना पड़ेगा, अब जिन बच्चों के पास नहीं है तो उनसे माजरत, अलबत्ता मैं तो उनके लिए दे रहा हूँ जिन्होंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया हुआ था। क्वेश्चन 65 है, इंटीग्रेटिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग विद द एजुकेशनल स्ट्रक्चर वुड इम्प्लाई क्लोजिंग डाउन कन्वेंशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लॉन्गर ड्यूरेशन फॉर ऑल फॉर्मल कोर्सेज। एक लिहाज से हल्का फुल्का ये बन रहा है। अब उसने ये भी नहीं कह दिया कि जो अभी कन्वेंशनल स्कूल कॉलेजेस हैं उन्हें बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। डेवलपिंग इंस्टीट्यूट्स दैट केटर टू नीड्स ऑफ द ओल्डर लर्नर्स, एक लिहाज से ये ठीक है। जी देख ले, फिर उस हिसाब से फैसला हो सकता है। मोर वेटेज फॉर एक्चुअल परफॉर्मेंस देन रियल अंडरस्टैंडिंग।
ऐसा उसने पूरे पैराग्राफ में कहीं पे भी नहीं कहा हुआ। तो यही है, वो ये कह रहा है कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स डेवलप किए जाएं जो ओल्ड लर्नर्स यानी कि बड़ी एज के ग्रुप के लोग भी अगर पढ़ना चाहें तो उन्हें भी फैसिलिटेट कर रहा हो। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ये भी उसी सेकंड पैराग्राफ के फोर्थ लाइन में ही कहीं पे आ रहा है, चेक करें आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द फ्रेज अ फार क्राई एज यूज्ड इन द पैसेज। अब देखिए ये एंटोनियम के लिए ही मतलब कि कह सकते हैं एंटोनियम की डोमेन में ही आ गया। अब आप फार क्राई का मतलब पता होगा आप लोगों को तो ही आप ये कर सकेंगे, यानी कि आपकी वोकैबुलरी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। अगर वहाँ पे आपको ना पता चला आप फार क्राई वैसे आइडिया हो जाता है, बस पैराग्राफ पढ़ने से अंदाजा हो जाता है मीनिंग्स का कि एक पैराग्राफ में वो जो बात कर रहा है तो उसकी बेस पे आप मीनिंग ढूंढ सकते हैं। तो ये ज़्यादा मसला नहीं करता, लेकिन आपकी बेसिक वोकैबुलरी ठीक ठाक होनी चाहिए। अब आप फार क्राई का मतलब क्या है कि समथिंग दैट सीम इम्पॉसिबल, यानी कोई ऐसी चीज जो हो ही नहीं सकती, जो नामुमकिन है। अब उसका अपोजिट क्या होगा? रियलिटी, यानी जो हो सकता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ए ऑप्शन आर रियलिटी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 67 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इंटेग्रल। अब इंटेग्रल का अपोजिट यहाँ पे पूछता है एज यूज्ड इन द पैसेज। अब आपको इंटेग्रल का मीनिंग पहले पता होना चाहिए। इंटेग्रल खास होता है, इंपॉर्टेंट होता है, जरूरी होता है। अब उस हिसाब से देखा जाए तो एसेंशियल तो बन जाता है उसका सिनोनियम। मेजर माइनर के हिसाब से उसने कहा नहीं मेजर हो सकता है, मेजर हो सकता है इंटेग्रल, ये नहीं कि मेजर पार्ट खास हिस्सा जैसा होता है। माइनर का जिक्र ही नहीं। तो इंसिडेंटल ऐसा होता है कि जो हादसाती तौर पे मतलब उसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो अगर सिनोनिम पूछता तो एसेंशियल ठीक था, अपोजिट पूछा हुआ है तो इंसिडेंटल यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। अकॉर्डिंग टू द ऑथर द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ टाइम एजुकेशन इज as old as traditional education, still in formative stages, in vogue in advanced countries, not possible in coming years। अब वो कह रहा है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ टाइम एजुकेशन है तो उसको पूरे पैराग्राफ में वो जो बता रहा है ना वो ये बताया कि अभी भी मुमकिन नहीं लग रहा, होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो वो ट्रेडिशनल तो है ही नहीं, फॉर्मेटिव स्टेजेस में भी नहीं, क्योंकि अभी भी काफ़ी कंट्रीज में इस पे काम नहीं हो रहा। तो ये कह रहे हैं कि नॉट प्लॉजिबल इन कमिंग एयर, यानी कि अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, शायद हो जाए 50 60 70 साल बाद। अब ये भी हो सकता है कि पैराग्राफ शायद ओल्ड हो। अब जो मैंने पैराग्राफ लिया हुआ हो सकता है कि कोई केस स्टडी 90 70 90 80 के बेस पे हो। तो उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो शायद आजकल में हो चुका हो। तो हम उसी पस मंजर में देख रहे हैं, उसी बैकग्राउंड में देख रहे हैं जब ऑथर ने ये पैराग्राफ लिखा होगा। क्वेश्चन 69 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट नियरली मीनिंग। अब यहाँ पे सिनोनियम पूछ रहा है, ठीक है। सेम मीनिंग जब आ जाए तो समझ ले सिनोनियम है। वर्ड मीटिंग। अब वर्ड मीटिंग जो होता है एक तो मिलना होता है। अब उस हिसाब से देखा जाए तो ये भी हो सकता है ना कि ही मेट हिज डिजायर, यानी वो खुश हो गया, यानी उसकी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई। तो कोई चीज पूरी हो, ख्वाहिश पूरी हो रही हो तो उसके मीनिंग में यहाँ पे सेटिस्फाई है। अप्रोचिंग नहीं होगा, कॉन्टेक्टिंग नहीं होगा, इंट्रोड्यूसिंग रिप्रेजेंटिंग नहीं होगा, सिर्फ ये ऑप्शन जो है सेटिस्फाइंग, यानी वन मीट्स हिज नीड्स। तो ये मतलब है कि जो उसकी जरूरियात थी वो पूरी होगी, यानी अब वो मुतमईन है, सेटिस्फाई है, जो उसकी ख्वाहिशात थी वो सारी पूरी हो चुकी हैं। तो इस हिसाब से सेटिस्फाई होता है। ये हो सकता है कि मीनिंग डिफरेंट हो सकता है कि यहाँ पे और भी बन रहा हो सकता है कि आपको ऐसा लग भी रहा हो, लेकिन आपने पैराग्राफ के कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है। तो ये चीज़ भी माइंड में रखनी है कि जो पैराग्राफ के हिसाब से उस मीनिंग को आपने देखना है, ये नहीं कि जो उसका रियल लाइफ में भी मीनिंग है। बाज़ वर्ड्स के मीनिंग बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो कुछ डिफरेंट भी हो सकता है कहीं पे। क्वेश्चन 17 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस द राइटिंग इज ऑन द वॉल। तो राइटिंग इन वॉल जो है, अब पैराग्राफ जब आपने पढ़ा होगा तो आपको उससे पता चला होगा कि जो राइटिंग इज ऑन द वॉल का मतलब ये है। इस पहले तो मैं इसमें सिर्फ इस सेंटेंस का मीनिंग बता देता हूँ कि इफेक्ट्स आर रिजल्ट ऑफ समथिंग फॉर स्टार्टेड टू अपीयर, यानी कि कोई चीज़ जो आपने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया उसका हल्का फुल्का सा नजर आना शुरू हुए, अभी 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुए, अभी 100% वो चीज़
हर जगह पे मौजूद नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का सा उस पर काम जरूर स्टार्ट हो चुका है। अब उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं ऑप्शंस में हमारे पास क्या है। सी ऑप्शन देखें, द साइंस ऑफ चेंज आर ऑलरेडी विजिबल, तो यानी कि दिखाई दे रहे हैं साइंस जो है, चेंज आ रहा है लेकिन अभी मुकम्मल तौर पे नहीं आया, अभी 100% नहीं आया, अभी अर्ली स्टेजेस में है वो। तो ये था हमारा इंग्लिश पोर्शन। काफ़ी ज़्यादा टाइम डिस्कशन में लग गया, लेकिन मैंने इसलिए किया है कि इंग्लिश कम्प्रीहेंशन की कोई प्रैक्टिस आपकी नहीं हो रही होगी, ख़ास तौर पे आप लोग कोई बुक्स में भी नहीं साथ कर रहे होंगे, तो आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए। अगर आप किसी भी एकेडमी में पढ़ रहे होते तो आपको इसी तरह लेक्चर मिलना था कम्प्रीहेंशन पैराग्राफ का, जैसे कि मैंने भी आप लोगों को दिया, जैसे मैंने आप लोगों को MCQs एक्सप्लेन किए, MCQs समझाए हैं, क्योंकि मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी। खैर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल कर देते हैं चीज़ों को, क्योंकि मुझे कभी-कभी ये भी लगता था कि मैं इंग्लिश पैराग्राफ में फेल हो जाऊँगा, बाकी मैं सारे कर लूँगा। लेकिन जब पेपर में आया था तो अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश के 10 आउट ऑफ 10 ही करेक्ट हुए थे मेरे। तो केमिस्ट्री में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगी, हम सीधा आंसर्स पे जाएँगे। काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो हम लोगों ने अपने पास्ट पेपर्स के वीडियोज़ डिस्कशंस में डिस्कस किए हुए हैं। एमसीक्यूज़ तो चैप्टर वाइज़ हैं, वहाँ पे आप वीडियोज़ वो देख सकते हैं, तो हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इनके आंसर्स की तरफ ही जाते रहेंगे। व्हिच इज़ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मोलैरिटी ऑफ हैवी वाटर इज़ 55.5, diamond is non-conductor due to absence of free electron। ये केमिस्ट्री क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी कवर है, और दूसरा इसमें सारे बुक्स के क्वेश्चन है, इसलिए हम कोई खास डिस्कशन नहीं करेंगे। अगर कहीं पे आई हल्की फुल्की तो मैं आपको चीजें बता दूंगा। फिर जब फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कहता कौन सा ट्रू है। अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो, और नेगेटिव तब आता है जब चार्ज ऐड हो रहा हो। जब चार्ज ऐड होगा तो डेफिनेटली उसका रेडियस जो है, साइज जो है बड़ा हो रहा होगा, तो उस हिसाब से बी तो 100% कैंसिल हो गया। यहाँ पे कहते हैं एन ए पॉजिटिव इज स्मॉलर देन एन ए पॉजिटिव इज ग्रेटर देन एन ए। अब मैंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो साइज तो कम होगा, तो उस हिसाब से ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अल्कली मेटल। अब अल्कली मेटल कौन से होते हैं, वन ए ग्रुप में जो मेटल्स मौजूद हैं उन्हें कहते हैं अल्कली मेटल्स। पोटाशियम सोडियम दोनों जो हैं ये उसमें मौजूद हैं। जो रेडोन है वो सेकेंड ग्रुप में मौजूद है, 2A ग्रुप में मौजूद है, तो वो हमारे पास अल्कली मेटल नहीं है। ए ऑप्शन आ जाएगा। Question 76 है, the comparative rate at which solute moves in paper chromatography depends upon R1 value of solute पे डिपेंड करता है। बुक में ही है ये, आप लोग चैप्टर 2 में देख लीजिएगा। Question 77 है, in primary alkyl halides hydrogen is bonded to that carbon which is attached to carbon atoms। वन कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। अब उनके फार्मूले अगर आप लोग कहें तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल में देता हूँ। जैसे एक CH3 है, मुश्किल हो रही है क्योंकि पेन यूज़ करना शुरू किया तो इस यहाँ पे लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये एक एग्जांपल है। तो ये जो कोई भी हेलोजन है ये अटैच हुआ है सिर्फ एक ही कार्बन के साथ, तो ये सारे ही जो हैं आगे, ये तो मीथेन समझ लें, CH3 कर लें, आगे इथेन, प्रोथेन, जो भी शिथेन शुथून है ना, वो सारे सिर्फ एक ही कार्बन के साथ अटैच होते हैं। Which of the following is least reactive? H2O अल्कोहल, ईथर, H2SO4। ईथर में OH ग्रुप मौजूद नहीं होता, इस वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, वाटर एंड H2SO4 में देखा जाए तो। और उसके अलावा बस एक ही रीजन काफी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फार्मूला ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो है मिथाइलिन क्लोराइड का फार्मूला। जो बी है ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है, जिसका दूसरा नाम ट्राई क्लोरो मीथेन है। और उसके बाद जो सी ऑप्शन है ये हमारे पास क्लोरोमीथेन का फार्मूला, और जो डी है वो टेट्रा कार्बन क्लोराइड आई थिंक था, कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फार्मूला। तो इस हिसाब से ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 80, विच ऑफ द फॉलोइंग नेट डाइपोल। अच्छा ये क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज करनी थी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट डाइपोल मूवमेंट कर देना चाहिए था इसे। तो ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ थी हल्की फुल्की सी, यहाँ पे एडिशन नहीं कर सका मैं, तो उस हिसाब से अगर लीस्ट के हिसाब से देखें आप। अब देखें डाइपोल मूवमेंट पहले तो डिपेंड किस पे करती है, डिफरेंट फैक्टर्स में से एक फैक्टर वैसे तो स्ट्रक्चर पे भी होता है, लेकिन उसमें अलावा जो देखी जाए तो एक मतलब कि थ्योरेटिकल वे में करने के बजाय हम कोई प्रैक्टिकल वे में या कोई कैलकुलेटिव वे में कर कहें तो डिपेंड करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लें, जैसे कि ऑक्सीजन का 3.4 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेटली, नाइट्रोजन की 3 होती है, हाइड्रोजन की 2.2 है और कार्बन की 2.5 है। तो उस हिसाब से जब डिफरेंस देखेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि
कि कौन सा लीस्ट डाइपोल मोमेंट रखेगा, नेट डाइपोल मोमेंट किसके केस में लीस्ट होगी। तो ये क्वेश्चन में ही मसला था। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ O2, तो ये भी क्वेश्चन में था, हल्की फुल्की सी गड़बड़। वैसे इसका भी आंसर है, ए आंसर बनता है, लेकिन मैंने O2 नहीं लिखना था, CO2 लिखना था। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो मैंने चेंज करना, तो इसके भी अगर किसी के मार्क्स गलत हुए हैं तो वो 4 मार्क्स लगा ले। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कर देंगे इसे, मोलर वॉल्यूम पूछेंगे उसका कार्बन डाइऑक्साइड करके, तो फिर ये सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस वजह ये इसमें मसला था। 82 है द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन इज, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मैस के ऊपर या मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर कह दें। अब ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा होता है, ब्रोमीन का 160 है, ब्रोमीन Br2 का, ऑक्सीजन का 32 होता है, सल्फर का 32 होता है। तो यहाँ पे SO2 है तो 32 64 हो जाएगा। उसके बरक्स अगर कार्बन देखा जाए तो कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 32, और सॉरी ऑक्सीजन जो है 2 हैं, तो इनका ऑक्सीजन 2 का 32 होता है। अच्छा, अगर हो भी से ऊपर नीचे ज़रा सा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 12 प्लस 32 होगा 44 आएगा, इससे तो कम ही आएगा। तो उस हिसाब से हमारे पास जो करेक्ट ऑर्डर है वो बी ऑप्शन में बन रहा है। रेट ऑफ डिफ्यूजन बी, ब्रोमीन की सबसे कम होगी और अमोनिया की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि अमोनिया का मैथ सबसे कम आ रहा होता है, 17 आ रहा होगा, नाइट्रोजन 14 एंड हाइड्रोजन पर मॉलिक्यूल पर एटम 1 और 3 है यहाँ पे, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 14 प्लस 3 17 हो जाएगा। ऑक्सीडेशन ऑफ NO इन एयर गिव्स, अच्छा ये पेपर में ही MCQs ऐसे आया था, हो सकता है ऑप्शंस गलत हुए हों, ठीक है। तो क्वेश्चन की बेस पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आंसर है। मुझे लगता है कि ये ऑप्शन जो पेपर में ही आए होंगे ना, यहाँ पे O होना चाहिए था, यहाँ पे भी O होना चाहिए था और यहाँ पे भी O होना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो ठीक होता। तो ऑक्सीडेशन ऑफ NO जो है, NO जब O2 के साथ ऐड हो रहा होता है, रिएक्शन करके देख लें, चलो एक रिएक्शन आ ही गया करने वाला। तो जब NO रिएक्ट करता है NO प्लस O2, तो हमारे पास जो बनता है वो बनता है N2O4। तो रिएक्शन जो इक्वेशन उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चीज़ बनती है हमारा कंपाउंड जो बनता है। तो ऑप्शन में ये नहीं मौजूद, इसलिए हमने वहाँ पे नन ऑफ दीज लगा दिया। द प्लेनर शेप इज मेड, अच्छा क्वेश्चन 84 रह गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर, क्लोरीन को यूज करते हैं, 10th क्लास में भी ये पढ़ी होगी चीज़ अगर याद है किसी को तो। क्वेश्चन 85 है द प्लेनर शेप इज मेड इन विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो प्लेनर शेप जो है, जो sp3 है ना, उस केस में टेट्राहेड्रॉन बन रही होती है शेप, जिसमें एंगल आई थिंक 109.5 डिग्री होता है। और sp2 जो है उसमें शेप जो बन रही होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है, एंगल अप्रोक्सीमेटली शायद 180 होता है, आई थिंक कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे उसने पूछा हुआ है कि प्लेनर शेप किस में बन रही होता है, तो वो यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा। और sp जो है उसमें लीनियर ज्योमेट्री बन रही है, तो आई थिंक 180 इसमें होता है, 180 एंगल, एंगल खैर मुझे नहीं याद अब इस वक्त, तो मेरे पास लिखे भी नहीं हुए नोट्स में सारे डिस्कशन में। 86 है इन विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स गो आफ्टर 6d, देखो ये या तो रट्टा लगा लो, सिंपल सा है। अगर रट्टा नहीं लगता, भूल जाता है फिर भी, तो मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों ने शायद सुनी तो हो, मे भी याद अब ना हो। जब मैं स्कूल में था 9th क्लास में, तब मैंने हमारे सर ने हमें ये चीज़ बताई थी। तो इसे इस तरह लिख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। ठीक है, अगर ये चीज़ याद कर लो तो कभी भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी नहीं भूलेगी, ज़िंदगी में कभी नहीं। तो फर्स्ट SM1 से शुरू होगा, फिर सेकंड S2 से P2 से शुरू होगा, 3 और यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, 4 और D3 से शुरू होगा, यहाँ पे P के साथ 3P था पीछे तो 4 आ जाएगा, इस तरह यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। इस तरह आप चलते जाएंगे, बाकियों की नंबरिंग भी करते जाएंगे। ये चीज़ दिमाग में रखनी है, S1 से स्टार्ट होता है, P2 से, D3 से और F जो है 4 से स्टार्ट होता है।
अगर ये चीज़ माइंड में रख लें तो पूरी ज़िंदगी में कभी भी किसी भी स्टेज पे आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले, कभी नहीं भूलेगी। याद क्या इसके 2 एक और चीज़ें भी हैं याद करने का, सोना सोना पप्पू सोना करके कुछ करके है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा ईज़ी है। स्कूल स्कूल एस पब्लिक स्कूल पीएस, पब्लिक स्कूल पीएस, यानी रिपीट हो रहा है। पहले स्कूल स्कूल 2 दफ़ा आया, फिर पीएस पब्लिक स्कूल 2 दफ़ा आया, फिर डीपीएस डिविजनल पब्लिक स्कूल 2 दफ़ा आया, फिर फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल एफडीपीएस और एफडीपीएस 2 दफ़ा आया। बस इसके बाद नंबरिंग आपने करनी है और उससे आपको पता चल जाएगा। तो 6D के बाद 7P आता है या 7S आता है, ये आप वहाँ से देख सकते हैं। हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 87 है, एट विच पॉइंट हीट इज एब्जॉर्ब्ड विदाउट चेंज इन फेज। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जितनी भी आप हीट और दे रहे हो फेज चेंज नहीं होता। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, एट विच पॉइंट हीट इज एब्जॉर्ब्ड विदाउट चेंज इन फेज। तो बॉइलिंग पॉइंट पे जब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाता है, आप उसे और हीट जितनी मर्जी देते रहे, उसकी फेज चेंज नहीं हो रही होती। पहले वाटर से एवोपरेट होना शुरू हो जाता है, वेपर्स बनना शुरू हो जाता है, लेकिन इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच के उसकी फेज चेंज नहीं हो रही होती। तो इसका बी करेक्ट आंसर है। अगर पास पेपर डिस्कशन में ये गड़बड़ हो गई हो, अगर वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट नहीं लगा हो, मुझे इस वक्त याद नहीं है, तो वहाँ पे भी अगर गड़बड़ हो तो बॉइलिंग पॉइंट ही करना है। विच गिव्स +3 चार्ज, एल्यूमिनियम देता है, कैल्शियम के केस में 2 प्लस होता है, सोडियम के केस में +1 होता है। The pH of 10 raise -3 moles of HNO3 is 2.7 है। ये डिस्कस हमने किया हुआ है पास पेपर्स में, चैप्टर 10 में आई थिंक है, 10 या 9 की वीडियो देखिएगा, उसमें ये वाला है, उसमें मैंने पूरा सोल्व करके दिया हुआ है। विच इज़ नॉट कैलकेरियस मटीरियल। कैलकेरियस मटीरियल पहले तो होते कौन से हैं, ऐसे मटीरियल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम यानी कंपाउंड, सॉरी मटीरियल कहने कंपाउंड जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम मौजूद हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से उसमें पूछा है कि किसमें मौजूद नहीं होते। मार्बल, लाइम, मरीन शेल में कैल्शियम मौजूद होता है तीनों में। क्ले में कैल्शियम मौजूद नहीं होता, ना ही मैग्नीशियम मौजूद होता है। इसका फार्मूला होता है Al2O3.2SiO2.2H2O। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। 91 विच इज सिंथेटिक पॉलीमर। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है सिंथेटिक पॉलीमर है। विच इज नॉट प्रेजेंट abundantly in earth crust। बेरियम abundantly मौजूद नहीं है अर्थ क्रस्ट में। विच कैटलिस्ट इज यूज्ड टू कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल। कैटलिस्ट पूछ रहा है, रिएक्शन के ऊपर लिखा हुआ होगा साथ, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड कर दो। मिथाइलेटेड अल्कोहल कंटेन्स, 95% के साथ कंफ्यूज हुए होंगे काफ़ी बच्चे, वो रेक्टिफाइड सेपरेट की बात हो रही है। तो मिथाइलेटेड अल्कोहल जो है उसमें 90% जो है अल्कोहल होती है, 10% जो है उसमें मेथानोल ऐड कर दी जाती है ताकि उसे पिए ना, क्योंकि जब गाड़ी में ये ट्रांसफ़र की जा रही होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हो सकता है कि ड्राइवर उसे यूज़ करना शुरू कर दें साथ ही या बेचना शुरू कर दें बीच में। तो उसमें इसी वजह से 10% मेथानोल डाल देते हैं कि वो किसी काम की ना हो उस वक्त, तो बाद में उसे एक्सट्रैक्ट करके बना सकते हैं, दोबारा सेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। 95 है, a single chloride free radical can destroy 1 lakh ओजोन मॉलिक्यूल्स। बुक के हैं, हाउ मैनी ओजोन्स आर देयर, ये भी बुक के ही है, बुक की लाइनें हैं सारी केमिस्ट्री में। फॉर विच कंपाउंड शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें से कौन सा कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, C2H5OH। 98 है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूल्स ऑफ नियॉन गैस, ये हमने डिस्कस किया हुआ है जो हमारे पास पेपर डिस्कशन है। ये सारे एमसीक्यूज पास पेपर वाले थे, तो इसलिए हमने डिस्कस किया कि मैंने केमिस्ट्री का डिफिकल्टी लेवल इसलिए ज़्यादा इंक्रीज नहीं किया क्योंकि ये ज़्यादातर आता भी आसान ही है, इसलिए मैंने ज़्यादातर इसमें एमसीक्यूज पास पेपर्स में से ही कर दिए थे। द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फॉर पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप इज, रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम जो है इंक्रीज हो रहा होता है, तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन वाला आ जाएगा, यानी फ्लोरीन की सबसे कम और आयोडीन की सबसे ज़्यादा। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इज गिवन बाय, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना वो हमें देता है ऑर्बिटल की सॉरी साइज ऑफ ऑर्बिटल देता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमें देता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल का। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो हमें शेप दे रहा होता है, और स्पिन क्वांटम नंबर जो है हमें वो दे रहा होता है
ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, गड़बड़ हो गया, मैग्नेटिक नंबर ओरिएंटेशन देता है, सॉरी, और स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो हमें देता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो ये थे हमारा फर्स्ट मॉक टेस्ट की डिस्कशन। कुछ हल्की फुल्की सी आई हैं हिचकिचाहट, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कुछ नया ट्राई कर रहा था, इस वजह से थोड़े पॉजेज भी आए होंगे, ई आ ये भी सुननी पड़ी मिली होगी थोड़ी सी, तो उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ चीज़ें सेट होती जाएंगी, मैं भी इम्प्रूव करूँगा, आप लोग भी इम्प्रूव करो अपने मार्क्स को और परफॉर्म अच्छा करो ई कैट में, ताकि आप लोग भी अपनी ड्रीम फील्ड में जा सको, एटलीस्ट ड्रीम फील्ड में तो जा सको, यूनिवर्सिटी जो भी वो बात का मसला है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और फीडबैक भी दिया करो यार, फीडबैक दो चीज़ें और इम्प्रूव होंगी, अगर कोई गड़बड़ आती है, कोई मसला आता है तो उस पर फीडबैक दिया करो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।